हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हमारे जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमारा आज का टॉपिक है एड्रेनल ग्लैंड। जैसा कि हम लोगों ने हमारे पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारी होती हैं मानव शरीर में, जिसमें हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहा जाता है। दो एड्रेनल या सुप्रारेनल यानी अधिवृक्क ग्रंथियां प्रत्येक वृक्क के ऊपरी एवं सामने के भाग पर स्थित रहती है। तो हमें पता है हमारी बॉडी में दो वृक्क या दो किडनीज होती हैं, है ना। तो दोनों किडनीज के ऊपर और सामने की ओर दो एड्रेनल ग्लैंड स्थित रहती हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये दो किडनीज हैं और इसके ऊपर ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, त्रिकोणीय आकार का ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये एड्रेनल ग्लैंड है। ये ग्रंथियां त्रिकोणीय आकार की होती हैं या ट्रायंगुलर होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि का बाह्य भाग कॉर्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेड्यूला कहलाता है। तो ये जो ग्रंथि होती है, अगर आप इसको सेक्शन करके देखेंगे तो इसमें एक बाहर का पोर्शन रहता है और एक अंदर का पोर्शन रहता है। तो ये जो अंदर का पोर्शन होता है इसको मेडुला कहा जाता है और बाहर का जो पोर्शन होता है उसको कॉर्टेक्स कहा जाता है। यहाँ आप लोग डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और इसके अंदर वाला ये पोर्शन मेडुला कहलाता है। इन दोनों भागों के कार्य पृथक तथा इनके स्रावों के कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो है कि हमारी बॉडी में दो एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, और ये ट्रायंगुलर शेप की होती हैं। और जब इसको सेक्शन कर दिया जाए तो बाहरी पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का पोर्शन मेडुला कहलाता है, जिसमें से अलग अलग हार्मोन्स स्राव होते हैं और इन हार्मोन्स का कार्य भी अलग अलग होता है। आप लोग अपने नोट्स में ये वाली डायग्राम बना सकते हैं, ये आपको इजी भी पड़ेगी। देखिए, ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप की एड्रेनल ग्लैंड दिखाई गई है और इस एड्रेनल ग्लैंड को जब सेक्शन में देखा जा रहा है तो इसके बाहर का पोर्शन कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का पोर्शन मेडुला कहलाता है। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले आइए एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एड्रेनल कॉर्टेक्स एड्रेनल ग्रंथि के वजन का लगभग 90% भाग होता है, जिसका वजन 5 से 7 ग्राम होता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है वो अराउंड 90% पोर्शन कवर करता है एड्रेनल ग्लैंड का, और बाकी का बचा हुआ 10% भाग ही एड्रेनल मेडुला होता है। इससे कई स्टेरॉयड हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको क्या कहा जाता है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टेक्स 3 क्षेत्रों में विभाजित रहता है, जिनमें निम्न 3 मुख्य वर्गों के स्टेरॉयड हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो ये जो कॉर्टेक्स है वो 3 भाग में डिवाइडेड होकर रहता है, या 3 जोन्स होती हैं इसकी, जिनमें से अलग अलग हार्मोन्स का स्राव होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको जोन्स दिखाई गई हैं, ये कॉर्टेक्स का डिवीजन आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में। देखिए, सबसे ऊपर या बाहर वाला जो लेयर होती है उसको ग्लोमेरुलोसा या जोना ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है। इसके नीचे की जो लेयर, मिडिल लेयर होती है, उसको जोना फेसिकुलाटा कहा जाता है। उसके नीचे की जो लेयर होती है उसको जोना रेटिकुलरिस कहा जाता है। तो टोटल 3 जोन्स या 3 लेयर्स होती हैं कॉर्टेक्स में, जिनका नाम इस तरह से रखा गया है। बाह्य क्षेत्र या जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड का स्राव होता है। मध्य क्षेत्र या जोना फेसिकुलाटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का स्राव होता है और आंतरिक क्षेत्र या जोना रेटिकुलरिस से सेक्स हार्मोन्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव होता है। यहाँ पे एक और डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स यहाँ पे दिखाई गई हैं और इसका सेक्शन करके कॉर्टेक्स रीजन को जूम करके दिखाया गया है। यहाँ पे ये छोटा सा पोर्शन लिया गया है कॉर्टेक्स रीजन का और इसको जूम किया गया है। यहाँ पे आप लोग तीनों लेयर्स बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। देखिए, बाहर की ये जो लेयर है ये जोना ग्लोमेरुलोसा है ना। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बाहर की जो लेयर है ये जोना ग्लोमेरुलोसा है। इसकी जो मिडिल लेयर है ये आप देख सकते हैं, ये जोना फेसिकुलाटा है और इसकी इनर लेयर इतनी ये जोना
रेटिकुलरिस है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि एड्रेनल ग्लैंड जो होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मेडुला। अब एड्रेनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होती हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और रेटिकुलरिस से गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स का स्राव होता है। तो आइए अब इन हॉर्मोन्स के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ लें। सबसे पहले आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड एड्रेनल कॉर्टेक्स के बाह्य क्षेत्र जोना ग्लोमेरुलोसा की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले स्टेरॉयड हार्मोन का एक ग्रुप है जो खनिजों की सांद्रता को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी में काफी मिनरल्स होते हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। तो हमारे शरीर में इन मिनरल्स का कितना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ब्लड में कितना रहेगा, आपके टिश्यूज में कितना रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है आपके बॉडी में प्रेजेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। तो एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरलोकॉर्टिकॉइड है जो शरीर में सोडियम एवं पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखता है। यह वृक्कीय नलियों यानी किडनी ट्यूब्यूल्स द्वारा रक्त में सोडियम के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे मूत्र में सोडियम का उत्सर्जन कम होने लगता है तथा पोटेशियम का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, कहाँ पे ये फंक्शन करता है? ये किडनी पे जाके अपना एक्शन दिखाता है और किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं, नेफ्रॉन्स में जो ट्यूब्यूल्स मौजूद हैं, उसमें से सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, यूरिन में सोडियम की मात्रा कम जाने लगती है और पोटेशियम की मात्रा ज्यादा जाने लगती है। एल्डोस्टेरोन श्वेत ग्रंथियों पर क्रिया करता है, जिससे शरीर द्रवों में इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सामान्य बना रहता है। तो एल्डोस्टेरोन एक तो हो गया किडनी पे फंक्शन करता है, दूसरा ये जाके स्वेट ग्लैंड्स पे फंक्शन करता है। स्वेट ग्लैंड्स हमारे स्किन में मौजूद होती हैं, जिसमें से पसीना निकलता है या स्वेट निकलता है। हमें ये पता ही है कि पसीने के साथ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोलाइट बाहर जाएगा और कितना शरीर में बना रहेगा, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको भी एल्डोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। तो ओवरऑल एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? ये सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की मात्रा शरीर में कितनी बनी रहेगी और कितनी मात्रा में इसको शरीर से बाहर निकाल देना चाहिए, कितना एक्सक्रीशन हो जाना चाहिए, इसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, उसी को रिप्रेजेंट किया गया है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को रेगुलेट करना। ये क्या करता है? किडनी में जाके रेनल ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि सोडियम की मात्रा जो एक्सक्रीशन हो रही है वो रीएब्सॉर्ब हो जाए, बॉडी में वापस से खून में आ जाए। और पोटेशियम की मात्रा अगर ज्यादा है तो वो यूरिन में बाहर निकल जाए या एक्सक्रीशन हो जाए। एल्डोस्टेरोन की अधिकता से उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन हो सकता है और रक्त में पोटेशियम की कमी भी हो सकती है, क्योंकि एल्डोस्टेरोन अगर बहुत ज्यादा एक्शन दिखाएगा अपना किडनी के ऊपर तो क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यूरिनेशन में और पोटेशियम बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलने लगेगा। इससे क्या होगा, शरीर में पोटेशियम की कमी भी हो सकती है, जिससे हाइपोकैलेमिया कहा जाता है, जिससे शरीर में कमजोरी, सुई सी चुभन, झुनझुनी होना, रेंगावन आदि अपसंवेदनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के बाद आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि के ACTH से उद्दीप्त होने पर एड्रेनल कॉर्टेक्स के मध्य क्षेत्र या जोना फेसिकुलाटा से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, जो रक्त शर्करा की सांद्रता को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स किसका कंट्रोल करते हैं? ये आपके बॉडी में ग्लूकोज कंटेंट कितना रहेगा, आपके खून में ग्लूकोज कंटेंट कितना रहेगा, उसको मेंटेन करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सारे जो हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं उनका मेन कंट्रोलिंग पावर या कंट्रोलिंग सेंटर कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से स्टिमुलस कहाँ आता है? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी में। और एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो बॉडी में हर ऑर्गन या हर दूसरे ग्लैंड्स के पास जाके अपना एक्शन दिखाते हैं, उसको स्टिमुलेट करते हैं या फिर उसके फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले ACTH एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन द्वारा ही एड्रेनल ग्लैंड का कंट्रोल होता है। ACTH जब रिलीज होता है तब एड्रेनल ग्लैंड का फंक्शन बढ़ जाता है
और एड्रेनल ग्लैंड से सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जब ACTH की मात्रा कम हो जाती है तो एड्रेनल ग्लैंड से भी स्टीरॉयड हार्मोन्स का रिलीज होना कम हो जाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं हाइपोथैलेमस से CRH सिक्रेशन हो रहा है, कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन। ये अपना एक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड पे दिखाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज होता है और एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जाके एड्रेनल ग्लैंड पे अपना फंक्शन दिखाता है और फिर एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल का रिलीज होता है। कॉर्टिसोल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि एड्रेनल ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो सब ACTH से ही स्टिमुलेट होते हैं। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका कॉर्टिसोल या हाइड्रोकॉर्टिसोन और दूसरा होता है कॉर्टिकोस्टेरॉन। ग्लूकोज सांद्रता का नियमन करने के अतिरिक्त ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और क्या करते हैं, ये सभी तरह के भोज्य पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा या फैट के चयापचय को प्रभावित करते हैं। तो जो भी मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट डाइट की होती है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स द्वारा कंट्रोल होती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट के भांति भी कार्य करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं तथा शारीरिक अथवा भावावेगी या मानसिक तनाव के प्रभावों को भी कम करते हैं। ये पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करके धमनी रक्तचाप को भी बढ़ाते हैं और ये यकृत द्वारा संग्रह के लिए प्रोटीन को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के उपयोग को कम करते हैं। इस प्रकार रक्त शर्करा स्तर बढ़ जाता है लेकिन यह पैंक्रियास द्वारा स्रावित इंसुलिन से प्राय संतुलित रहता है। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं ये प्रोटीन को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जिस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। और ये ग्लाइकोजन जाके लीवर में स्टोर हो जाता है और जरूरत के वक्त वहां से रिलीज होता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन के अतिस्रावन से कुशिंग डिजीज हो सकता है जो प्राय कॉर्टेक्स में अर्बुद के कारण होता है। अगर एड्रेनल कॉर्टेक्स में कोई ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, तो वहां से हार्मोन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। बहुत सारे सेल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं ट्यूमर में, तो इसमें हार्मोन सिक्रेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कशिंग डिजीज कर सकता है, जिसमें क्या होता है, चेहरे, वक्ष एवं उदर पर चर्बी बढ़ जाती है जबकि हाथ पैर सामान्य रहते हैं, यानी हाथ पैर पतले रहते हैं और मिडिल बॉडी उसकी काफी मोटी हो जाती है। फैट डिपॉजिट बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो सही से नहीं हो पाता है, वो डिपोजिशन होने लगता है। उदर पर धारियां बन जाती हैं, मधुमेह होने की प्रवृत्ति बन जाती है। मधुमेह क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ग्लाइकोजन सारा कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। रक्तचाप बढ़ जाता है, त्वचा का रंग बदल जाता है, कमर दर्द रहने लगता है, पुरुषों में नपुंसकता तथा स्त्रियों में मासिक धर्म बंद भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, कशिंग सिंड्रोम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे साइलेंट सिम्टम्स दिखाए गए हैं। पर्सनालिटी चेंज, मून फेस, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। मेल्स में गायनेकोमास्टिया हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखा जा सकता है मेल्स में, जिसको गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। फैट डिपॉजिट ऑन फेस एंड बैक ऑफ शोल्डर्स, तो फेस पे और शोल्डर्स पे, इसके एब्डोमेन रीजन में बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, CNS इरिटेबिलिटी हो सकती है, नर्वस सिस्टम इरिटेबिलिटी, वो चिड़चिड़ा बना रहता है। सोडियम एंड फ्लूइड रिटेंशन होके एडिमा हो सकता है, सूजन आ सकती है बॉडी में, लेकिन हाथ पैर इसके पतले पतले रहते हैं। GI डिस्ट्रेस यानी उसको एसिडिटी हो सकती है, खाना इंडाइजेशन हो सकता है ना। फीमेल्स में एमेनोरिया हो सकता है, हिर्सुटिज्म हो सकता है। एमेनोरिया में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद हो जाती है। और हिर्सुटिज्म क्या होता है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हिर्सुटिज्म में फीमेल्स में बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ हो जाता है पूरे शरीर में, स्किन काफी थिन हो जाती है, पर्पल स्ट्राया देखा जा सकता है, ब्रूइशस एंड पेटेची देखी जाती है, मतलब काफी इजीली चोट लग जाती है। बहुत कुछ भी थोड़ा सा लग जाए तो वहां पे नीला पड़ जाता है, वहां से खून भी आ सकता है। और इसके साथ हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां टूटने का भी खतरा रहता है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स की अल्पक्रियता या हार्मोन्स के अल्पस्रावन से एडिसन डिजीज उत्पन्न हो सकता है।
जिसमें रक्ताल्पता, कमजोरी एवं थकान, रक्त में पोटेशियम स्तर बढ़ जाना या सोडियम का स्तर घट जाना और रक्तचाप कम रहता है, रक्त शर्करा स्तर कम रहता है तथा त्वचा का रंग तांबे जैसा हो जाता है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स एडिसन डिजीज में आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के कम मात्रा में सिक्रेशन होने से होता है। यहाँ पे एडिसन डिजीज के कुछ और सिम्टम्स बताए गए हैं, जैसे स्किन में हाइपरपिगमेंटेशन होना, लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस या वेट लॉस होना। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी देखे जा सकते हैं, जैसे उबकाई आना या नौशिया, डायरिया या लूज मोशन होना, उल्टी होना या वोमिटिंग जिसको कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन होना या एब्डोमिनल पेन होना। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा स्किन में विटिलिगो भी देखी जा सकती है, यानी कहीं कहीं हाइपरपिगमेंटेशन देखा जा सकता है, कहीं कहीं सफेद धब्बे भी देखे जा सकते हैं। और अगर एड्रेनल हार्मोन्स की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम हो जाए तो उस कंडीशन को एड्रेनल क्राइसिस कही जाती है, जिसमें फीवर, सिंकोप यानी चक्कर आना, बेहोश हो जाना, कन्वर्जन्स झटके आना, हाइपोग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बहुत ज्यादा कम हो जाना, हाइपोनाट्रेमिया यानी सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाना, जिससे सीवियर वोमिटिंग और डायरिया हो सकता है, यानी बहुत ही ज्यादा उसको उल्टी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा लूज मोशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो पॉइंट्स याद रखना है वो क्या है, अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा, कशिंग सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा। और अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का सिक्रेशन जरूरत से कम हो रहा है तो आपको एडिसन डिजीज देखने को मिलेगा। मिनरलोकॉर्टिकॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद आता है गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स। इनको सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है। एड्रेनल सेक्स हार्मोन्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स एड्रेनल कॉर्टेक्स के आंतरिक क्षेत्र यानी जोना रेटिकुलरिस से स्रावित होते हैं तथा इनका नियमन कौन करता है, ACTH द्वारा ही होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो ACTH रिलीज होता है वही एड्रेनल ग्लैंड से सारे हार्मोन्स रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एड्रेनल सेक्स हार्मोन्स या गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स जो भी हैं वो भी ACTH द्वारा ही स्टिमुलेट होते हैं। सामान्यतः जननेंद्रियों पर इनका प्रभाव बहुत कम होता है। जो ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे टेस्टिस है या ओवरी है या यूटरस है, उस पे इनका प्रभाव ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जो ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं ये पूरे शरीर में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। इनके अंतर्गत मुख्यतः पुरुष हार्मोन्स एंड्रोजेंस तथा स्त्री हार्मोन ईस्ट्रोजन का समावेश होता है और इनका प्रभाव वृषण एवं डिंबाशय या टेस्टिस और ओवरी द्वारा स्रावित हार्मोन्स के समान ही होता है, परंतु एड्रेनल ग्रंथियों में बनने वाले दोनों हार्मोन्स बहुत अल्प मात्रा में स्रावित होते हैं। ये पुरुष और स्त्रियों के प्रजनन अंगों के कार्य एवं उनकी शारीरिक एवं स्वभावगत विशेषताओं को प्रभावित करते हैं। तो एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स हार्मोन्स जो मेल्स में क्या होते हैं, एंड्रोजेंस, और फीमेल्स में होते हैं ईस्ट्रोजन। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है ईस्ट्रोजन ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि एड्रेनल ग्लैंड से भी थोड़ा सा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है फीमेल्स में। तो ये जो दोनों हार्मोन्स हैं, एंड्रोजन हो या ईस्ट्रोजन हो, ये क्या करते हैं, बॉडी में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करने में काफी मदद करते हैं और बॉडी में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन, उनके विकास को ये कंट्रोल करते हैं, उनको ये नियंत्रित करते हैं और पुरुषों एवं स्त्रियों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो भी ये कंट्रोल करते हैं और उनके स्वभाव में जो विशेषताएं देखी जाती हैं, जैसे स्त्रियों में कुछ अलग तरह के स्वभाव देखे जाते हैं, पुरुषों का स्वभाव कुछ अलग होता है स्त्रियों से, तो ये किसके द्वारा होता है, ये इन्हीं एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन के द्वारा होता है जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से सिक्रेशन होता है। इसके बाद गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स का अगर हाइपर सिक्रेशन हो तो क्या होता है, इनके अतिस्रावण से बच्चों में समय पूर्व लैंगिक परिपक्वता हो जाती है, यानी छोटे बच्चों में जो प्यूबर्टी का फेज आने के बाद ही सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होने चाहिए, जैसे 12 साल की उम्र के बाद ही सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो नहीं हो पाता है। वो समय से पहले ही छोटे बच्चों में ही देखने को मिलता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, पूरे शरीर में हेयर ग्रोथ देखने को मिलता है, तो ये जो आवाज में भारीपन देखने को मिलता है, तो ये सारे जो
जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं जो कि मैच्योरिटी के बाद ही आने चाहिए, डेवलप होने चाहिए, वो समय से पहले ही डेवलप हो जाते हैं। स्त्रियों में द्वितीय पुरुष लिंग विशिष्टताएं या मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज में भारीपन हो जाना, स्तनों के आकार में कमी आदि पैदा हो जाना। यहाँ पे एक फोटोग्राफी है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैसे हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी, जैसे दाढ़ी निकली हुई है बिल्कुल वैसे दिखाई दे रही है ना। तो हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा होने लगता है अगर फीमेल्स में एंड्रोजन सिक्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में हो। वैसे ही अगर हाइपोसिक्रेशन होने लगे तो हाइपोसिक्रेशन में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं वो सही से नहीं डेवलप हो पाते हैं, और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनका डेवलपमेंट भी काफी स्लो रहता है और उनका फंक्शनिंग भी सही से नहीं हो पाता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के बाद आता है एड्रेनल मेडुला। यह एड्रेनल ग्रंथि का आंतरिक भाग होता है जो कॉर्टेक्स से घिरा रहता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डायग्राम में देखा था, एड्रेनल कॉर्टेक्स को अगर आप लोग सेक्शन करो तो बीच में जो पोर्शन पाया जाता है या अंदर जो पोर्शन पाया जाता है उसको एड्रेनल मेडुला कहा जाता है। उसके चारों ओर कॉर्टेक्स घिरा हुआ रहता है। यहाँ पे एक और पिक्चर है जो आप लोग देख सकते हैं, इसमें सारे लेयर्स और उससे सिक्रेशन होने वाले हार्मोन्स बहुत ही क्लियरली दिखाए गए हैं। ये वाली डायग्राम आप अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। सबसे ऊपर ये एड्रेनल ग्लैंड का कैप्सूल है जिससे कोई भी हार्मोन सिक्रेशन नहीं होता है। उसके नीचे जोना ग्लोमेरुलोसा आता है जो कि कॉर्टेक्स का एक लेयर है ना। तो कॉर्टेक्स में 3 लेयर होते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा जिससे मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरोन सबसे मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। उसके बाद जो लेयर आती है जोना फेसिकुलाटा जिससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन होता है। उसके बाद जोना रेटिकुलरिस जिससे एंड्रोजन्स और फीमेल्स में ईस्ट्रोजन भी सिक्रेशन होता है ना। जोना रेटिकुलरिस के बाद आता है मेडुला। मेडुला से क्या सिक्रेशन होता है ये देखते हैं। इस भाग से 2 हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं। एक होता है आपका एड्रेनलिन या जिसको एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, और दूसरा होता है नॉर एड्रेनलिन या इसको नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। नॉर एपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन की अपेक्षा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है और कम प्रभावी होता है। यानी जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन 2 हार्मोन्स हैं, उनमें से एपिनेफ्रिन जो हार्मोन है वो ज्यादा सिक्रेशन होता है। इन हार्मोन्स का प्रभाव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के उद्दीपन से प्राप्त प्रभाव के समान होता है, किंतु हार्मोनल प्रभाव लंबे समय तक बने रहते हैं क्योंकि हार्मोन्स के प्रभाविक स्राव से उपरांत ये कुछ समय तक रक्त में बने रहते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होता है उससे जो एक्शन बॉडी में देखे जाते हैं उसी प्रकार का एक्शन इन हार्मोन्स के द्वारा भी देखे जाते हैं। लेकिन एक डिफरेंस यहाँ पे है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होने वाले जो एक्शंस हैं उनसे हार्मोन से होने वाले एक्शन काफी ज्यादा टाइम तक देखे जाते हैं, क्योंकि हार्मोन्स एक बार सिक्रेशन हो गए तो बहुत ज्यादा समय तक ये खून में बने रहते हैं और अपना एक्शन दिखाते रहते हैं। ये हार्मोन्स किसी उद्दीपन से तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं और कुछ स्थितियों का क्रम बन जाता है जिसमें शरीर लड़ो या भागो या फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारे कंडीशंस हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जब हम लोगों को डिसाइड करना होता है कि हम इसका सामना करेंगे या भाग जाएंगे, है ना। उस समय क्या होता है, उस समय हमारे बॉडी में अचानक ही बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स में कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाए गए हैं। आई टनल विजन हो जाती है, आपको सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जो आपके बॉडी को स्टिमुलेट कर रही है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो और आपके सामने एक शेर आके खड़ा हो गया, तो आपको साइड की और कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। आपको अचानक से आपके बॉडी में क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस आप फील करोगे, है ना। आपको सिर्फ वो शेर दिखाई देगा, आपको यही समझ में आएगा ये शेर मुझे अटैक कर सकता है, ये शेर मुझे खा सकता है ना। तो आपको वही शेर ही दिखाई देगा, आपको साइड की और कोई भी चीज नहीं दिखाई देगी। इसको टनल विजन कहते हैं। इसके अलावा और क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड को तुरंत सिग्नल पहुंचेगा आपके ब्रेन से, आपके कानों में ऑडिटरी एक्सक्लूजन हो जाएगा, आपको सिर्फ वही आवाज सुनाई देगी जिसपे आपका ब्रेन फोकस कर रहा होगा, आपकी आईज फोकस कर रही होंगी। ठीक, आपकी लंग्स की ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, आप जल्दी जल्दी सांस लेने लोगे, क्योंकि डर में होता है सांस से बढ़ जाती है ना। हार्ट रेट बढ़ जाती है, हार्ट एक्सेलरेशन हो जाता है हार्ट रेट का।
मसल टेंस हो जाते हैं, सारे मसल्स टाइट हो जाते हैं, है ना। मसल्स फिर बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी अगर फील किया हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो आपके हाथ पैर एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं और आप तुरंत, आपको ऐसा लगता है कि या तो हम इससे लड़ें या तो हम यहाँ से भाग जाएं, है ना। उसके अलावा लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होके था वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इंस्टेंट एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए बॉडी को। तो ऐसे सिचुएशन में लड़ने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज आपकी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में सप्लाई होना चाहिए। उसी कंडीशन में क्या होता है, लीवर से ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड से हॉर्मोन्स निकलने लगती हैं, ये जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन से ये सिक्रेशन होने लगती हैं और खाने का डाइजेशन स्लो हो जाता है, स्टोमक एक्टिविटी सारी बंद हो जाती है, आपको भूख प्यास बिल्कुल नहीं लगेगी और ब्लैडर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों में आपने देखा होगा, ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो यूरिनेशन हो जाता है, वो लोग पेशाब कर लेते हैं, है ना, डर के मारे। इसके अलावा हैंड्स में शेकिंग देखने को मिलेगा, हाथ पैर कांपने लगते हैं, अगर आप लोगों ने कभी फील किया हो तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं बॉडी में वो सडन ही आते हैं। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आपके सामने आ गई तो ये सारे चेंजेस अचानक से होने लगते हैं। ये क्यों होता है, ये इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। और उस वक्त फिर आपको डिसाइड करना होता है कि अभी मुझे शेर से लड़ना है या अपनी जान बचा के भागनी है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक डिसीजन आप लेते हैं और उस अनुसार आपका बॉडी फिर एक्शन दिखा। उसके बाद देखिए एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन के कार्य क्या क्या है। हृदय की रक्त वाहिनियों यानी कोरोनरी वेसल्स को विस्फारित करना, जिससे क्या होगा, हार्ट को ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे से होगी और आपका हार्ट बहुत अच्छे से ही ब्लड पंप कर पाएगा, ठीक है। कंकालीय पेशियों एवं अंतरांग की रक्तापूर्ति करने वाली धमनियों को विस्फारित करना, ठीक है। तो जो भी आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी। हृदय धड़कन की दर एवं शक्ति को बढ़ाना, यानी हार्ट रेट और उसका पावर भी बढ़ जाएगा। हृदय के रक्त की निकासी को बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, जितना खून आपके हार्ट से पंप होता है पर मिनट उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे कंडीशन में आपके बॉडी को ब्लड सप्लाई बहुत ही ज्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ग्लूकोज का सप्लाई बहुत ज्यादा चाहिए इमरजेंसी कंडीशन में, इसीलिए हार्ट की एक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बढ़ी हुई हृदय रक्त की निकासी एवं परिसरीय वाहिका संकुचन यानी पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन अर्थात त्वचा की रक्तवाहिनियों को संकुचित करके रक्तचाप को बढ़ाता है। रक्तचाप बढ़ने से क्या होगा, आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छे से हो पाएगी। इसके अलावा पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की चिकनी पेशियों के संकुचन को रोककर शिथिलता उत्पन्न करता है। तो पाचन वाला जो भी काम चलता रहता है, डाइजेशन की प्रक्रिया चलती रहती है बॉडी में, वो तो अपने आप ही चलती है ना, तो उसको ये कम कर देगा कुछ समय के लिए। देन श्वास नलिकाओं को विस्फारित करता है तथा रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए बॉडी को, इसलिए इंसान की रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है, ठीक है। कंकालीय पेशियों में होने वाले थकान की दर को घटाता है। तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, जैसे हमारे हाथ पैर के मसल्स है, हमें भागना है इस कंडीशन में, तो अगर हम थक जाएंगे तो भागेंगे कैसे। तो ये जो थकान या फैटिग उत्पन्न हो जाना चाहिए थोड़ा से चलने या भागने के बाद, ये एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन इस चीज को कम कर देता है। थकान उत्पन्न नहीं होती है। अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया है तो आप बहुत तेजी से बहुत दूर तक भाग सकते हो, लेकिन ऐसे ही अगर आपको भागने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, रनिंग के लिए बोला जाए तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, है ना। चयापचय दर या मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। यकृत एवं पेशियों में विद्यमान ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, जिसको ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होके था उसको ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज सप्लाई चाहिए उस कंडीशन में, ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे रक्त में शर्करा का स्तर तथा पेशियों में लैक्टिक एसिड का स्तर बढ़ जाता है। तो इमरजेंसी कंडीशन में हमारे बॉडी को रेडी कौन करता है, एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन हार्मोन हमारे बॉडी को रेडी करता है कि इमरजेंसी कंडीशन में आपको लड़ना है, आपको क्या एक्शन लेना है, तुरंत आपको सब कुछ करना होता है, या फिर आपको वहां से तुरंत ही भागना है। तो हर चीज के लिए आपकी बॉडी रेडी होनी चाहिए। इसको कौन करता है, इसको एड्रेनालिन हार्मोन ही करता है। इसके बाद नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन क्या करता है, देखिए
ये भी हृदय के रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है तथा अन्य अंगों में वाहिका संकुचन करता है। तो पेरिफेरल ऑर्गन्स में ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करता है, लेकिन हार्ट के ब्लड वेसल्स को ये डायलेशन करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई ये बढ़ाता है नॉरएड्रेनालिन। हृदय धड़कन की दर एवं इसकी रक्त निकासी को बढ़ाता है, ये हार्ट रेट भी बढ़ाता है और कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है। कार्डियक आउटपुट क्या है? पर मिनट आपके हार्ट से कितना ब्लड पंप हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। तो ये इसको भी बढ़ाता है, इससे बॉडी में सारे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बहुत ही अच्छे से होने लगती है। परिसरीय वाहिका संकुचन या पेरिफेरल वैसोकंस्ट्रिक्शन करके रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी ब्लड प्रेशर को ये थोड़ा सा बढ़ा देता है, जिससे दूर के ऑर्गन्स को भी ब्लड सप्लाई सही से हो। उसके अलावा जठरांत्र पथ या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की चिकनी पेशियों को ये शिथिल करता है, तो ये भी स्मूथ मसल्स की एक्टिविटी को कम करता है और डाइजेशन की जो भी प्रक्रियाएं चलती रहती है उसको भी कुछ देर के लिए कम कर देता है। लिपिड चयापचय को बढ़ाता है तथा वसा ऊतक से उन्मुक्त वसीय अम्लों को मुक्त करता है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? नॉरएड्रेनालिन ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। जैसे एड्रेनालिन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज की मात्रा ये उपलब्ध कराता है बॉडी के लिए, वैसे ही नॉरएड्रेनालिन क्या करता है? ये लिपिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है और एडिपोज टिश्यू से फैटी एसिड या फ्री फैटी एसिड रिलीज कराता है। ये फ्री फैटी एसिड्स फिर बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, क्योंकि इमरजेंसी के कंडीशन में आपके बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है ना। कहीं पे आग लग गई है, आप तुरंत क्या करोगे? आपका बॉडी एकदम एक्साइट हो जाएगा, सारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको या तो वहां से भागना होगा या फिर आपको आग बुझाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपके बॉडी को बहुत सारी एनर्जी चाहिए। तो ये सारे जो भी सिस्टम हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं जो कि एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रेशन कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी में ऐसे रिएक्शंस करना शुरू कर देते हैं, ऐसे सिस्टम्स को एक्साइट करना शुरू कर देते हैं कि आपकी बॉडी तुरंत तैयार हो जाती है फाइट या फ्लाइट के लिए। तो बच्चों, आज हम लोगों ने एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ा। हमने ये पढ़ा कि एड्रेनल ग्लैंड में एक कॉर्टेक्स का पार्ट होता है और एक मेडुला का पार्ट होता है। कॉर्टेक्स के पार्ट में 3 लेयर्स देखी जाती हैं, जिसमें बाहर की लेयर से मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मिडिल लेयर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और इनर लेयर से एंड्रोजन या गोनाडोकॉर्टिकॉइड सिक्रेशन होते हैं। और इसके अलावा एड्रेनल मेडुला जो होती है उससे स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स में एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन और नॉरएपिनेफ्रिन या नॉरएड्रेनालिन आता है। तो ये सब आज हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आगे के जो भी ग्लैंड्स हैं वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो वो आपके पास डायरेक्टली नोटिफिकेशन आ जाए। आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।